Till now, we have studied many quantitative and other trade restrictions. And most important trade restriction we studied was in the previous chapter, which was the tariff or the tax on import or export of a commodity. And in this chapter, we studied about the non-tariff trade barriers such as quota or the export subsidies and other non-tariff trade barriers. Now today we have to study about the political economy of protectionism. We analyze the various arguments for protection. These range from clearly false proposition to arguments that can stand up with some qualification. क्योंकि फ्री ट्रेड हमने अभी तक ये पढ़ा फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, बट still there are the many type of the trade restrictions which are imposed by countries. So what are the arguments to impose those restrictions? Are the arguments in the favor of this protectionism of domestic industry? तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल क्वेश्चनेबल हैं, दे आर फॉल्स, दे आर नॉट क्वालिफाइड, एंड कुछ ऐसे हैं जो किसी न किसी हद तक इकोनॉमिकली जो से हैं वो एक्सेप्टेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द false are the questionable arguments for the protectionism. The one false argument is that the trade restrictions are needed to protect domestic labor against the cheap foreign labor. कि आपके जो डोमेस्टिक लेबर है क्योंकि उसकी वेजेस ज़्यादा हैं, वो अफोर्डेबल नहीं है, तो अगर आप फॉरेन इम्पोर्ट्स जो सी हैं वो इंक्रीज करते हैं तो डोमेस्टिक लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाता है. तो उसको सेव करने के लिए आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. लेकिन this argument is false because even if domestic wages are higher than the wages abroad, domestic labor cost can still be lower if the productivity of labor is sufficiently higher domestically than abroad. कि अगर डोमेस्टिक लेबर जो है उसकी वेजेस ज़्यादा भी हैं, तो ये चूँकि ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ की बात है, तो उन कंट्री या डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो उन कंट्रीज़ में वेजेस की लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है. एक लेबर 3 लेबर के बराबर भी उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, तो इसलिए वो वेजेस वैसे इतनी हायर नहीं होती कंपेयर किया जाए. और दूसरा ये कि अगर फिर भी बात ऐसा ही हो कि लेबर जो है वो एक्सपेंसिव है डेवलप कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेबर की वेजेस कम है, तो फिर भी दोनों कंट्रीज़ को या डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने अपने कंपेरेटिव एडवांटेज की कम्युनिटी में स्पेशलाइज करना चाहिए. एंड नेशंस विद cheap labor should specialize in the production and export of the labor intensive commodities, and the expensive labor nation should specialize in production in the capital intensive commodities. एक ये पहला आर्ग्यूमेंट था जो कि फॉल्स है. सेकंड फॉल्स है जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है? साइंटिफिक टैरिफ. Scientific tariff means it is tariff rate that would make the price of import equal to the domestic price. Mean कि price difference जो imported goods है और जो domestic goods है उनमें खत्म कर दिया जाएगा, ताकि जो domestic producer है वो foreign competition जो है उससे compete कर सके, foreign products के साथ अपनी products sell कर सके. However, this would eliminate the international price differences and trade in all commodities. इस तरह का रिजल्ट ये निकलेगा कि सारी जो डोमेस्टिक और फॉरेन प्राइस की कमोडिटी में डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस है, जिसकी वजह से ट्रेड स्टार्ट होती है, वही खत्म हो जाएगा. सो इट इज आल्सो अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट. देयर आर टू मोर क्वेश्चनेबल आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट इज टू रिड्यूस द डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट, के हमें ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, लगानी पड़ती हैं कि डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए. और सेकंड है टू क्योर अ डेफिसिट इन नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आपकी इंपोर्ट्स की पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स की अर्निंग उतनी नहीं है, तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कवर करने के लिए आप ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं और इंपोर्ट्स को खत्म करें. बट प्रोटेक्शन वुड रिड्यूस द डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर नेशन. आप अपनी इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फॉरेन कंट्री की प्रोडक्शन कम होगी तो ज़ाहिर है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस होगी. अगर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो हो सकता है कि वो कंट्री आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स और उस कंट्री की इंपोर्ट्स हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें. अल्टीमेटली एट द एंड दोनों नेशन जो सी हैं उनको फायदे के बजाय नुकसान हो गया. तो डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेफिसिट इन नेशन ऑफ द पेमेंट शुड बी करेक्टेड विद अप्रोप्रिएट मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी. क्योंकि डोमेस्टिक आपकी डिस्टॉर्शन है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है और चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो इसको डोमेस्टिक फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी से भी करेक्ट किया जा सकता है. तो ये थे फॉल्सियस आर्ग्यूमेंट्स in the favor of protectionism. There are some arguments which are the qualified. For example,
द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट। इन्फेंट इंडस्ट्री या इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट क्या है कि अगर आपकी जो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो फिलहाल कंपटीशन के काबिल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे सकती है और उसमें फ्यूचर में पोटेंशियल है, तो फिर फॉर द टाइम बीइंग आप उसे टेम्पोरेरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसको प्रोटेक्ट करें। और जब वो इंडस्ट्री अपनी इस इन्फेंसी स्टेट से निकल जाए तो फिर उसको इतना अर्न करना चाहिए ताकि बाद में वो जो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने उसे सब्सिडी दी है या आपने उसे प्रोटेक्शनिज्म दिया है उसकी कास्ट को फुलफिल कर सके। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसे किसी हद तक क्वालिफाइड या करेक्ट समझा जाता है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज क्लियर दैट सच एन आर्ग्यूमेंट इज मोर जस्टिफाइड फॉर द डेवलपिंग कंट्री देन फॉर द इंडस्ट्रियल नेशन. Second, it may be difficult to identify that which industry or the potential industry qualify for this treatment, and experience has shown that the protection one given is difficult to remove. कि पहले तो ये कि ऐसी इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज की जाए कि इन फ्यूचर वो इतना ज़्यादा बेनिफिट देगी कि उसे फिलहाल प्रोटेक्ट करना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि आप एक दफ़ा किसी इंडस्ट्री को इस तरह का कोई बेनिफिट दे देते हैं तो फ्यूचर में उसे रिमूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। Third and most important is that what trade protection can do, and equivalent production subsidy to the infant industry can do better. So the reason is that purely domestic distortion should be corrected with the help of purely domestic policy. कि आप ट्रेड प्रोटेक्शन के बजाय आप उस इंडस्ट्री को सब्सिडी दे दें, क्योंकि आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपका डोमेस्टिक इशू है, तो आप इसे डोमेस्टिक पॉलिसी से सॉल्व करें और इंटरनेशनल ट्रेड का जो पैटर्न है उसे डिस्टॉर्ट ना करें। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल जो इशू है वो ये है कि सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू होना चाहिए, और जो टैरिफ है उसे आप इम्पोज करते हैं यानी कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के बजाय अपने पास से उसको सब्सिडी देना ये थोड़ा सा इशू है। इसके अलावा ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में बी एडवोकेटेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द नेशनल डिफेंस। कि आप डोमेस्टिक जो डिफेंस के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए आप उस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगेन यही काम आप उसके साथ सब्सिडीज के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा optimum tariff that if a nation is large enough to affect its terms of trade, the nation can exploit its market power and improve its terms of trade and welfare with an optimum tariff. कि आप अपनी टर्म्स ऑफ ट्रेड को इस हद तक इम्प्रूव कर सकते हो टैरिफ लगा के, तो और आप लार्ज नेशन है तो आप फिर टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन वंस अगेन इसमें भी इशू यही है कि आप जिन कंट्रीज की इम्पोर्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो रिटेलिएट कर सकते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स पे भी इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। देन देयर इज स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी। स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट, ए नेशन कैन क्रिएट अ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्रू temporary trade protection, subsidies, tax benefits, and cooperative government and industry program. And it should be in such field as semiconductor, computers, telecommunication, and other industries that are deemed crucial to future growth in the nation. These high technology industries are subject to the high risk and require large scale production to achieve the economies of scale and give rise to extensive external economies when they are successful. So strategic trade policies suggest that by encouraging such industries, the nation can reap the large external economies that result from them and enhance its future growth prospect. ये जो आर्ग्यूमेंट है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फौरी तौर पे वो इसलिए फॉरेन कंपटीशन जो सा उसका सामना नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए। तो जब तक वो लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस्टेब्लिश नहीं कर लेती तब तक आप उन्हें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करें। और ये आर्ग्यूमेंट तकरीबन बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो आर्ग्यूमेंट डेवलपिंग नेशन के लिए है, जबकि ये आर्ग्यूमेंट डेवलप्ड नेशन के लिए है कि वो अपना कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव कर सकती हैं कुछ इंडस्ट्रीज में, जिनमें जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं शुरू में उन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके फॉरेन कंपटीशन से अवॉइड करके। Today we studied the political economy of protectionism
We saw some false argument for the protection and some valid arguments in the favor of the protectionism. One of the false argument is that the trade restrictions are needed to protect domestic labor against the cheap foreign labor. But even if the domestic wages are higher than wages abroad, then the domestic labor costs can still be lower if the productivity of labor is sufficiently high, which is the case of the developed nations. Then mutually beneficial trade could be based on the comparative advantage. So if a nation is have cheaper labor, let it produce and the export the labor intensive products. And if a nation is commodity capital intensive, it should produce and export the capital intensive goods. So we should not distort the pattern of comparative advantage by imposing the trade restrictions. Another false argument is scientific tariff, that these are needed so that domestic producer can compete. Is scientific tariff raise the price of imports equal to the domestic price? But this would eliminate price differences and it will remove the comparative advantage and trade in all the commodity. It will remove the comparative advantages of all the commodities which are subject to such scientific tariff. Then protection is needed to reduce the domestic unemployment, and protection is required to decrease or to cure a deficit in the national balance of payment. But protection would lead to substitute of imports with domestic production. But these are the beggar था नेबर मीन कि आपका अपने अपना मसला हल करने के लिए जो भी उसका बर्डन था वो सारा नेबर्स पे या दूसरी नेशंस पे डाल दिया कि आप उनकी जो एक्सपोर्ट्स और आपकी इंपोर्ट्स है आप उन्हें डिक्रीज करते हैं, तो जाहिर है कि उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिड्यूस होगा. और इफ अदर नेशन रिटेलिएट देन एट द एंड ऑल द नेशन विल गेन नथिंग. Now we come to the qualified argument. First of all, it is the infant industry argument that temporary trade protection is justified to establish and protect a domestic industry during its infancy stage until it can meet the foreign competition and achieve the economies of scale and reflect the nation comparative advantage. But for this argument to be valid, the return in the grown-up industry must be high enough to offset the higher prices paid by the domestic consumer of the commodity during the infancy stage. Then it requires several qualifications which together take away most of the significance of this argument. For example, more justified for the developing nation than the industrial nation. And it may be difficult to identify that which industry qualifies for the protection. And second is that once given, it is difficult to remove the protection. Third is that what trade protection can do an equivalent production subsidy to the infant industry can do better. And then there is the strategic trade policies. According to the strategic trade policy argument, a nation can create a comparative advantage in industries which are deemed crucial to the future growth in the nation. Nation may use temporary trade protection, subsidies, tax benefits, and cooperative government industry program. Similar to the infant industry argument, which is for the developing nation, this argument is for the developed nations. But in the case of the strategic trade and the industrial policies, it is difficult to pick winners and devise appropriate policies to nurture them. Efforts largely neutralized when leading nations undertake strategic trade policies at the same time. कि अगर सब nations जो same type of industries establish करना चाह रही हैं और सब ये policy implement कर देती हैं, तो फिर इसका defect है वो neutralize हो जाता है. Retaliation in other markets may eliminate any gain. Any question?